अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 को थोड़ा सा डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल शॉर्ट के हवाले से हमने करना है। इसमें कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट है, वो आपने देखनी है, और कुछ मैं बेसिक डेफिनेशन समझाऊंगी, वो आपने करना है। और उसके बाद हमने इसके एमसीक्यूज करने हैं। ये जो एमसीक्यूज है ये मेरे हैंड रिटन है। कल और परसों भी हमने जो ऑफिशियल बुक्स हैं एमसीक्यूज की, वहां से एमसीक्यूज करेंगे, ताकि हमारा वेक्टर एनालिसिस अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है ये कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्व का आपको पता है कि क्या होता है। तो अब हम इससे हटके मजीद एडवांस कर्व की डेफिनेशन पे जा रहे हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है सिंपल क्लोज्ड कर्व। कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है। A simple closed curve is a closed which does not intersect itself anywhere। जैसे उसने बताया है कि ये जो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व का कोई भी पॉइंट अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो इस वजह से ये हमारे पास एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये हमारे पास नहीं है। क्योंकि इस कर्व को उसने क्या किया, बेंड किया है, और बेंड करने के बाद ये अपने एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। फिर मजीद इसको वो एक्सपेंड करता है और कुछ और डेफिनेशन देता है कि सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, जाहिर बात है आप लोगों ने पीछे से मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं। तो सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन को वहाँ एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व किया, एक्सरसाइज भी उससे रिलेटेड है। बट यहाँ पे जस्ट हल्का सा कॉन्सेप्ट है, बस डेफिनेशन ही यूज की गई है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, वेक्टर है, तो इसको भी डिफाइन करने का उसका एक मेथड है, ताकि आगे हम इसको ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम और कर्ल में डिफाइन कर पाए। इस वजह से उसने डेफिनेशन लिखी है, अदरवाइज इसका कोई खास या मेन रोल वेक्टर में नहीं है। तो चले पहले ये समझ लेते हैं कि सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है। पहले मैं आपको यहाँ पे लिखे होने से पहले अपनी सिंपल वर्डिंग में बता दूं कि सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है। सपोज किया कि आपके पास ये एक कर्व है। अब ये जो कर्व आपने लिया है, मैंने ये भी कर्व ड्रॉ कर लिया है। ये चीज याद रखिएगा कि कर्व की कोई डायरेक्शन होती है, कर्व की बाउंड्रीज की। अब ये मैंने कर्व ले लिया सी, मैंने इसके अंदर भी एक और कर्व खुद से ले लिया है, मैंने क्या किया, C1 कर्व। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन को अप्लाई कर। तो सिंपली कनेक्टेड रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसमें आपको जो भी गिवन कर्व दिए हैं, जैसे यहाँ पे सी जो है वो हमारी मेन और बड़ी कर्व है। इस कर्व के अंदर आप कोई ऐसी कर्व डिफाइन कर दो कि उस कर्व को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे श्रंक का वर्ड यूज किया गया है। श्रंक का मतलब है कि कर्व को इस तरीके से सुकेड़ोगे, सुकड़ते 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 इतनी छोटी हो जाए, होती होती एटलीस्ट वो एक पॉइंट को अप्रोच कर जाए। तो इसे कहते हैं श्रंक होना, कि एक पॉइंट के अंदर, जैसे कहते हैं, जैसे हमने रियल में कन्वर्जन पढ़ा था कि जो हमारी जो भी वैल्यू होती है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर जाती है। कन्वर्ज का मतलब है कि वो उस पॉइंट को अप्रोच कर जाती है। तो सिमिलरली ये मैंने कर्व C2 ली थी, और ये C2 कर्व को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं कि ड्रॉ होते होते आहिस्ता आहिस्ता ये एक पॉइंट को कन्वर्ज कर जाए, यानी कंट्रैक्ट होके किसी पॉइंट में चेंज हो जाए। तो अगर ये कंडीशन पूरी कर्व के ऊपर सेटिस्फाई हो जाए, कर्व के हर पॉइंट पे, तब आप कहते हो कि ये जो पूरा रीजन है या पूरी डोमेन भी इसे कहते हैं। यहाँ पे डोमेन और रीजन सेम मैनी में यूज होते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है ये हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाएगा। लेकिन अगर हम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए, किसी भी एक पॉइंट पर सेटिस्फाई ना कर पाए, तब हम कहेंगे कि वो जो हमारा रीजन है वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि मल्टी कनेक्टेड रीजन है। अब जैसे मैंने ये कर्व सी ड्रॉ की थी, मैंने C2 से चेक कर लिया कि मैं अगर यहाँ पे कर्व ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट श्रंक हो रहा है, तो इसका मतलब कि मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस पूरे कर्व के हर पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि ये जो एक और कर्व उसने C1 दी हुई थी, तो अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कर्व ड्रॉ करती हूँ, इसके बाहर मैंने कर्व ड्रॉ की, तो जब मैंने इसको श्रंक करने की कोशिश की तो ये श्रंक नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक और कर्व आ गई है जो कि C1 कर्व है। तो इसका मतलब मैं श्रंक वाली जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिल गया है, एक ऐसा छोटा सा पार्ट मिल गया है जिस पर मैं कर्व ड्रा करूं और वो श्रंक नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये रीजन मेरा सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं है, ये पूरे का पूरा रीजन मल्टी कनेक्टेड रीजन है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें मैंने कर्व सिंपल ड्रॉ कर दिया है, और डिफरेंट कलर ये शो कर रहे हैं कि अगर मैं इसमें एक कर्व लूं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएंगे जो कि ब्लू कलर का है, तो इसका मतलब ये मेरे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन है। और नीचे जो डायग्राम बनी है, ये जो मैंने फिरोजी कलर से बनाया हुआ है, ये ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल कर्व दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं खुद से कर्व ड्रॉ करती हूँ तो ये श्रंक नहीं हो पाएगा पॉइंट। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक मल्टी कनेक्टेड रीजन है। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये बुक की डेफिनेशन लिखी है, उसमें भी सेम यही बात है कि रीजन आर इज सेड टू बी सिंपली कनेक्टेड रीजन इफ एनी सिंपल क्लोज कर्व लाइंग इन आर कैन बी कंस्ट्रक्टली श्रंक टू अ पॉइंट। सेम वही बात है कि उसको जो है वो किसी पॉइंट पे श्रंक हो जाए तो वो सिंपली कनेक्टेड रीजन है। और ऐसा रीजन जो सिंपली कनेक्टेड ना हो वो मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये जो मल्टी कनेक्टेड रीजन है, क्या हम इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं कन्वर्ट, तो क्या वो कंडीशन है जिस पर हम इस मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर पाए? तो उसके लिए एक और डेफिनेशन है, उसे कहते हैं क्रॉस रीजन। उसमें ये होता है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज किया कि ये एक डोनट है, यानी या डोनट समझ लें या कोई पाइप समझ लें या टायर भी समझ सकते हैं आप। बिल्कुल एक 3D में ये क्लोज एक स्फीयर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे कट कर दिया, इधर से उसको काट दिया, समझे, कैंची से काट दिए। जाहिर बात है जब आप उसे कैंची से काट देंगे तो इसको जब आप बेंड करके सीधा करेंगे तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी जो हमारे पास ये जो कर्व आ रही थी दरमियान में, ये खत्म हो जाएगी। इधर से मैंने इस तरफ से खींचा, इधर से मैंने इस तरफ से खींचा, तो इसकी शक्ल अब क्या हो गई, देखिए इस तरह की इसकी शेप हो गई। तो अब आपने खुद देखा कि ये जो आपने आपके पास एक न्यू रीजन बना है, ये आपके पास एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है, क्योंकि इसके अंदर आप जहां पे भी कोई कर्व ड्रा करो तो वो पॉइंट श्रंक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्रॉस कट यानी कट लगा के जो मल्टी कनेक्टेड रीजन है उसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये मैंने सिर्फ एक कट लगाया, तो ये चीज याद रखिएगा, आप एक से ज्यादा भी कट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास है, इधर भी आपको एक ऐसे कर्व दिया हुआ है, इधर भी आपको कर्व दिया हुआ है, तो वो आपसे कह सकते हैं कि ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है तो इसको सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट करो। तो आप इधर से भी कट लगा देंगे, इधर से भी कट लगा देंगे, तो जब आप कट लगाएंगे तो दोनों साइड से ओपन हो जाएगा और कोई ना कोई आपके पास रीजन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मल्टी कनेक्टेड में बहुत सारी कर्व हो सकती हैं, आप जितने चाहे मर्जी कट लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हर मल्टी कनेक्टेड रीजन जो है वो सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट हो सकता है। ये जितनी भी इंग्लिश लिखी है इसमें सेम यही बात है जो मैंने समझाई है। अब हमारा जो मेन काम है वो अब थ्योरम्स आ रहे हैं। आपको पता है कि ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर औकात जो है वो MCQs में जो आ जाता है, अक्सर ये भी पूछ लेते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी होती है और ABCD में ऑप्शन पूछ लेता है कि ये कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है। ग्रीन्स थ्योरम है, स्टॉक थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, कर्ल थ्योरम है या ग्रेडियंट थ्योरम है। तो बहरहाल आपने स्टेटमेंट भी याद रखनी है विद नेम के साथ। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ये चीज दे दे और इक्वल में कहे कि बताएं ये किस चीज के इक्वल है, तो फिर आप बता दोगे कि इस चीज के इक्वल होता है। और वैसे भी ग्रीन्स थ्योरम जो है ये तो बहुत जगह पे यूज होता है, कम्प्लेक्स एनालिसिस में तो ग्रीन्स थ्योरम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है या 5 है जहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, वहां पे 3 से 4 थ्योरम्स सिर्फ ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड है। और उसके अलावा इंटेग्रल इंटीग्रेशन जो है, इंटेग्रल कैलकुलस, उसमें भी ग्रीन्स थ्योरम के बारे में काफी क्वेश्चंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हैं। तो हर जगह पे आपने सेम स्टेटमेंट याद करनी है। तो मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी है क्योंकि हर बुक में मोस्टली यही स्टेटमेंट ही दी जाती है। इसकी वैसे एक डेल्टा डॉट वाली भी स्टेटमेंट है, बट आपने वो नहीं देखनी, वो इतना कभी आई भी नहीं ना पूछी गई है। तो ये इसकी ऑफिशियल और मेन है जो कि हर बुक में होती है। अगर आप सेम याद करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, आपको याद रहेगा कि ये वाला करना है।
तो चलिए ग्रीन थ्योरम को पहले कर लेते हैं। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट जैसे कि आपने पहले भी पढ़ी होगी कि ये है हमारे पास लाइन इंटेग्रल, और इसके ऊपर जो सर्कल बना है इसका मतलब ये है कि जो आपका लाइन इंटेग्रल है यानी जिस रीजन के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो वो क्लोज रीजन है। जैसे अभी हमने क्लोज कर्व पढ़ा था, तो यानी क्लोज कर्व के ऊपर आपने लाइन इंटेग्रल लेना है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हमारे पास एक रीजन होता है, यानी जिस जैसे ये देखिए डायग्राम देखिए, ये डोमेन है। तो ये जो डोमेन है मैंने इसको समझे कह दिया D1 प्लस D2 कह दिया, तो एक को उसने यहाँ पे समझे M कह दिया, D1 है, और D2 को उसने N कह दिया। यानी एक एक्स एक्सिस पे कोई भी आप रीजन ले रहे हो और एक डी वाई यानी वाई एक्सिस पे ले रहे हो। ये इक्वल होता है डबल इंटेग्रल विद पार्शियल डेरिवेटिव दिस। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि ग्रीन्स थ्योरम को यूज क्यों किया जाता है। ग्रीन्स थ्योरम की एक बात याद रखिएगा कि इसको हमेशा 2D में यूज किया जाता है, 2 डायमेंशन में, और इसके बाद है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम को जो है वो हम 3D में यूज करते हैं। तो ये 3D पे अप्लाई होता है, और जो ऊपर वाला ग्रीन्स है वो 2D में अप्लाई होता है। अब ग्रीन थ्योरम इसलिए यूज किया जाता है कि ये हमारे पास लाइन इंटेग्रल को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, सपोज किया कि आपके पास बहुत सारी शेप्स दी हैं। अब जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और आप समझे कि आपके पास कोई पॉलीगन दी हुई है। ये मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ कर लिया है। अब आपसे कोई कहे कि इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करो, या कोई आपसे कह सकता है कि ये बताओ कि ये जो आपने पूरी डायग्राम बताई है इसका एरिया निकालो, यानी अंदर वाले पूरे हिस्से का आपने एरिया निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने इसका एरिया निकालना था, तो इंटीग्रेशन आपने इसलिए यूज किया। तो सिंपल आपने जैसे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ी होगी, जो सिंपल सेकेंड ईयर की बुक में भी आई थिंक इसके बारे में हो, कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है कि आपने जो भी आपके पास कर्व है, जो भी शेप दी हुई है, आपने क्या करना है, जैसे ये रीजन है, जैसे समझे ये ए है, ये बी पॉइंट है, और ये सी है। तो लाइन इंटीग्रल हम इस तरीके से निकालते थे कि आपने इंटीग्रेशन ए से बी रीजन की लेनी थी, प्लस सेकेंड इंटेग्रल आपने बी से सी रीजन का लेना था, प्लस थर्ड इंटेग्रल आपने सी से ए रीजन का लेना था। इसे कहते हैं लाइन इंटेग्रल, क्योंकि बाहर वाली बाउंड्री एज अ लाइन काम कर रही होती है। तो आपने फिर क्या करना था, इस रीजन को इस रीजन को इस रीजन को ऐड कर देना था, और जो भी आंसर होता था वो टोटल जो इंटीग्रेशन थी उसका आंसर होता था। इसे कहते हैं लाइन इंटेग्रल निकालना। सिमिलरली 3 साइड्स थी, आपने 3 बार लाइन इंटेग्रल लिया। ये आपके पास स्फीयर था, इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो 4 टाइम आप लाइन इंटेग्रल लेके उसको ऐड करोगे। सिमिलरली पॉलीगन है, इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आप लाइन इंटेग्रल लेके ऐड करोगे। सिमिलरली जितनी भी आपके पास साइड्स आती जाएंगी, एन साइड्स हैं, जैसे 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है 100 साइड्स हैं अगर आपके पास, तो आप उतनी बार उसका लाइन इंटेग्रल लेके ऐड करोगे। तब आप उस जो आपके पास सरफेस है, जो भी एरिया है, आप उसका जो है वो एरिया निकाल सकते हैं उस पूरे रीजन का। तो इसे कहते हैं लाइन इंटेग्रल। तो अब ग्रीन्स थ्योरम इसलिए इन्वेंट किया गया था, ग्रीन्स ने ये कहा था कि हम जब लाइन इंटीग्रल निकालते हैं हमारे पास जो बहुत ज्यादा साइड्स आ जाती हैं, जैसे पॉलीगन में देखें 6 साइड्स थी, अगर आपके पास 10 साइड्स हों या आपके पास 99 साइड्स हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप हर एक एक लाइन का पकड़ के इंटीग्रेशन निकालो, फिर उसको ऐड करो। तो इस प्रॉब्लम से, इस डिफिकल्टी से बचने के लिए उसने हमारे पास ये डबल इंटीग्रल की नोटेशन यूज की, और ये फॉर्मूला उसने हमें बताया। उसने कहा कि आप देखो, जैसे आपके पास 3 साइड थी, आप 3 बार जो है इसका क्या ले रहे थे, लाइन इंटीग्रल ले रहे थे। तो ये जो डबल इंटीग्रेशन है, ये जो है जितना भी आपके पास एरिया गिवन है इसका इकट्ठे एरिया बता देता है, डायरेक्ट एरिया बता देता है। डबल का मतलब ये है कि जितना भी एरिया है उसका टोटल इंटीग्रेशन लेना, ये कहलाता है। और डी एक्स डी वाई का मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि हम सारे बात 2D यूज कर रहे हैं तो 2 में उसको वो यूज करते हैं। तो डबल इंटीग्रल जो है उसने कहा कि ये हमें पूरे एरिया का एट अ टाइम, एक बार अगर हम ये डबल इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास पूरे के पूरे एरिया का जो पूरा रीजन है उसका एरिया निकल जाए। तो इसलिए जो है ग्रीन सिरम इन्वेंट किया गया था, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन कम करनी पड़ती है, और हमें सिर्फ क्या बढ़ाना होता है, हमें अपना प्लेन बढ़ानी होती है कि 2D प्लेन में है, हम 3D में हैं, या जितने प्लेन जितने टाइम्स हम यूज करें डायमेंशन, बस हमने ये चीज बढ़ानी होती है। और इंटीग्रेशन भी साथ साथ बढ़ाते जाएंगे कि अगर 3 आपके पास प्लेन्स हैं, जैसे भी स्टॉक में आप जाएंगे तो 3D यूज है, तो यहाँ DZ होगा और एक इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4D में भी है तो आप एक 4DY ऐड कर लोगे और साथ एक और इंटीग्रेशन लगा दोगे। तो ये थोड़ा सा इजी भी हो जाता है सॉल्व करने में, और चीज समझ भी आती है। तो ये ग्रीन थ्योरम अब ये काम करता है।
वैसे नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, पेपर में वैसे कभी एग्जांपल नहीं पूछी गई, बट वैसे मैंने समझाने के लिए लिख ली है। आपका जो मेन काम है वो इसकी स्टेटमेंट और फॉर्मूले को याद करना है, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। ये अक्सर औकात ये भी पूछा हुआ है कि ग्रीन थ्योरम क्यों यूज किया जाता है, कि लाइन इंटीग्रल को डबल में चेंज कर देता है, या अक्सर औकात ये ऑप्शंस में ये भी हो सकता है कि एरिया फाइंड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इस तरीके से वो कुछ भी कह सकता है। एग्जाम्पल में ये है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने पर वैसे क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, बट ये क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, सिंपल जो फॉर्मूला था, ये m है हमारे पास, क्योंकि मैंने इसको इससे कंपैरिजन किया जब, तो dx के साथ वाला हमेशा m होता है। तो ये m है, ये मेरे पास n है, मैंने सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लिया। ये पार्शियल डेरिवेटिव लिया, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि कैसे पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, मैंने उसमें डेरिवेटिव और पार्शियल लेने का मेथड बताया था। तो सिंपल आपने जब डेरिवेटिव लिया, अक्सर बच्चों को मुश्किल हो जाती है, उनको ये समझ नहीं आता कि कौन सा इंटीग्रल पहले सॉल्व करें। तो वैसे जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्शन वाले मेथड से जाओ। यानी पहले आपने क्या कि इस इतने से पार्ट को अंदर वाले की सिंपल इंटीग्रेशन ले ली। देखिए यहाँ पर मैंने पहले अंदर वाले के लिए, फिर जो भी आंसर आ रहा है, अब देखें अब तो एक बार इंटीग्रेशन बच गई है, तो अब जो भी बच रहा है फिर उसकी इंटीग्रेशन ले ली। यानी पहले अंदर वाले का लीजिएगा, फिर उसके बाहर जो आ रहा है, फिर उसके बाहर आ रहा है, फिर उसके बाद। इस तरीके से आप इसकी इंटीग्रेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उस पूरे रीजन का एरिया होगा। उसके बाद हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है। इससे मैंने कोई एग्जांपल नहीं दी, क्योंकि इसकी एग्जांपल कभी पूछी ही नहीं गई आज तक। तो मेरा स्टेटमेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। वैसे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं प्रॉब्लम से, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है और कैसे इसको जो है वो यूज किया जाता है। अब स्टोक्स थ्योरम का जो सेकंड नेम है वो है केल्विन थ्योरम। इसको कहा जाता है केल्विन स्टोक थ्योरम, बिकॉज जो साइंटिस्ट का नेम था वो केल्विन स्टोक था। तो इसकी सेकंड नेम भी वैसे वो आपसे पूछ सकता है। तो सपोज किया कि आपके पास कोई से भी 3D आपने सिस्टम ले लिया, यानी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया 3D में। ठीक है। आपने उसके ऊपर कोई रीजन कंसीडर कर लिया, जैसे मैंने एक रीजन खुद से ले लिया, कोई भी 3D में ले लें, जैसे मर्जी ले लें। आपने एक रीजन ले लिया, ठीक है। अब ये जो आपने रीजन कंसीडर किया है इसका, इसमें क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया है कि वेक्टर्स की सारी बात है, कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो मैंने सपोज किया इधर जो इसकी डायरेक्शन है वेक्टर की, चलिए मैंने इस साइड पे ले ली है। यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इधर भी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इधर वेक्टर की डायरेक्शन ये आ रही है, यानी डायरेक्शन आगे पीछे। और जाहिर बात है मेरे पास एक क्लोज कर्व है, तो इसकी बाउंड्री पे लाइन इंटीग्रल अप्लाई करने के लिए भी कोई ना कोई हमारे पास एरो हेड्स होते हैं। तो आपने देखा कि ये एरो इस साइड पे है, और ये जो हमारे पास लाइन थी इसका एरो भी इस साइड पे है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका डॉट प्रोडक्ट है कुछ ना कुछ आएगा, यानी ए डॉट डी आर का मतलब है कोई ना कोई इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए ये एरो ऊपर की तरफ है और ये एरो इस साइड पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कॉस यूज होता है, आपने लास्ट वीडियोस मेरी देखी होंगी, डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था उसमें। तो इसमें कॉस होता है और कॉस 90 जीरो होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर इस रीजन का जीरो होगा। सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसका भी जीरो है। फिर इसमें मैंने देखा कि ये एरो इस साइड पे है, ये भी इस साइड पे है, तो इसका मतलब इधर भी कोई ना कोई आंसर होगा, यानी कोई ना कोई नंबर होगा, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब इस रीजन का आंसर होगा और इस रीजन का आंसर होगा। अब जो भी आंसर होगा वैसे आप वो क्वेश्चन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब स्टोक थ्योरम हमें ये बताता है कि देखिए ये साइड आपकी जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गई, इधर भी कुछ ना कुछ होगा आंसर आएगा, इधर भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और ये जो आपके पास बहुत ज्यादा वेक्टर्स हैं, इस वेक्टर के अंदर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे मैंने कोई मास रख दिया, कोई भी चीज रख दी, कोई स्टिक रख दी है, कोई भी पार्टिकल रख दिया है, तो एरोस क्या करेंगे, देखिए ये एरो इस तरफ है, ये एरो इस तरफ है, तो एरोस की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे गोल गोल रोटेट करना स्टार्ट करेगा। यानी सारी बात है वो ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा, क्योंकि एरोस इसके ऊपर टकरा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से टकरा रहे हैं, कोई कहाँ से टकरा रहा है, कोई कहाँ से टकरा रहा है, तो जाहिर बात है वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसे कर्ल कहते हैं, और कर्ल के लिए क्रॉस यूज किया जाता है। तो पहले आपके पास सिंपल डॉट था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ल में कन्वर्ट हो गया, यानी क्रॉस आ गया। तो इस वजह से उसके ऊपर हम नेवला क्रॉस ए यूज करते हैं। ए का मतलब है कि वो जो आपके पास वेक्टर फील्ड, यानी पूरे के पूरे वेक्टर जहां से आ रहे हैं, जहां पे अप्लाई हो रहे हैं,
उस पूरे रीजन को उस ए कहा, और एन कैप की जिस डायरेक्शन में एरो आ रहे हैं, क्योंकि हर जो एरो है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो एन कैप उसकी डायरेक्शन को शो करता है। और एस का मतलब ये है कि जो भी आपने सरफेस ली हुई थी उसका कोई भी पॉइंट है, और इंटीग्रेशन का मतलब है कि वो जो जितने भी पॉइंट्स थे, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स थे, इंटीग्रेशन का मतलब है कि उन सारे पॉइंट्स का हम एरिया निकालेंगे। डीएस का मतलब आपको पता है कि कोई छोटा सा पार्ट है हमारी सरफेस का, डीएस का मतलब है। और ये इंटीग्रेशन ये बता रहा है कि हमने हर उस छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन लेना है, क्योंकि हमने टोटल का एरिया निकालना है। तो ये स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको सिंपल कहा जाता है गाउस थ्योरम, या इसको ये भी कहा जाता है डाइवर्जेंस थ्योरम। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था, सेम डाइवर्जेंस भी वही होता है, और डाइवर्जेंस की मैंने वैसे भी लास्ट वीडियोस में काफी बताया अच्छे से कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा फिर बता देती हूँ कि डाइवर्जेंस को है वो हम फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स के लिए यूज किया जाता था डाइवर्जेंस को। और मैंने वहां पे एग्जांपल दी थी, प्लेन बनाया था, प्लेन में वेक्टर्स बनाए थे, काफी अच्छे से वहां बताया हुआ है। तो उस वीडियो को मेरे एक बार देख लीजिएगा। अब डाइवर्जेंस थ्योरम में ये होता है कि आपके पास डबल इंटेग्रल है वो ट्रिपल इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आपके पास देखिए इंटीग्रेशन लिया है, एस का मतलब कोई भी सरफेस है, एन कैप जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जो भी आपने रीजन लिया हुआ है। ये चीज याद रखिएगा, यह हमारे पास एक सॉलिड रीजन एस है। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई हुई थी इसकी, ये देखें। डाइवर्जेंस के लिए एस का मतलब है कि ये सॉलिड रीजन आप ले रहे हो, और ये जो मैंने फिरोजी कलर से एरोज लगाए हैं ये सारे के सारे जो हम इस पर फ्लक्स अप्लाई कर रहे हैं। फ्लक्स का मतलब मैंने समझाया था कि फ्लक्स हम इसके ऊपर अप्लाई करें इस पूरे रीजन के ऊपर। और ये जो पूरा रीजन है, ये जो फिरोजी कलर के एरोज हैं, इन सबकी डिफरेंट डायरेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे एन कैप यूज किया गया है कि सबकी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टुकड़ा इसका उठा लिया, इस पूरे एस का, जिसको मैंने डी एस का नेम दे दिया। देखिए यहाँ पे डीएस यूज किया है। और इंटीग्रेशन का मतलब पूरे पार्ट में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सब डीएस हैं, उन सबको ऐड जो है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। और ए का मतलब ये जो पूरा फिरोजी कलर के एरोज हैं, ये पूरा का पूरा रीजन है। अब ये जो हमारे पास डाइवर्जेंस है, ये डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये भी 3D के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड का मतलब 3 रीजन होंगे लाजमी, और डीवी का मतलब है कि वॉल्यूम है। नीचे मैंने बताया है यहाँ पे कि जो डीवी है ये हमारे पास एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है, जो कि डी एक्स डी वाई और डी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जाहिर बात है 3 इंटीग्रेशन है, एक डी एक्स के लिए होगा, एक डी वाई के लिए होगा, एक डी जी के लिए होगा। आर का मतलब कि जिस रीजन पे आप ले रहे हो। यहाँ इसलिए लिखा है कि वो सरफेस थी, जो मैंने ओरिजिनल चीज लेके चली थी वो मैं उसको मैंने एस का नेम दिया था। अब ये जो इंटीग्रेशन में सारा सॉरी ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है, ये यही बात जो मैंने बताई है सेम वही लिखी हुई है। तो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस में आपको पता है डॉट यूज करते हैं, तो इसलिए नेबुला डॉट ए वेक्टर लिखा है। ए का मतलब कि जिस रीजन का हम ले रहे हैं। तो आपने डाइवर्जेंस में डॉट यूज किया, वैसे एग्जांपल भी दी हुई है बट देख लीजिएगा, एग्जांपल इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी ना इतना करने वाली है। आपको बस तीनों थ्योरम्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम में। कोई आपसे पूछ सकता है कि स्टोक्स थ्योरम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम है वो एप्लीकेशन है स्टोक्स थ्योरम की। जो मेन थ्योरम है वो स्टोक्स थ्योरम है, उसकी मजीद काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, बट जो फेमस है वो ग्रीन्स थ्योरम है। और जो ये हमारे पास है डाइवर्जेंस, ये ग्रेडियंट का थ्योरम है, ये कर्ल है, ये तीनों सेम है, यानी ये उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये डिफरेंट चीज है। तो जैसे ग्रेडियंट की डेफिनेशन से ग्रेडियंट है, तो इस उसी तरीके से ग्रेडियंट थ्योरम निकला है। अभी हमने ऊपर डाइवर्जेंस का किया था, तो मेरे लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने डाइवर्जेंस बताया था, तो डाइवर्जेंस की सिंपल डेफिनेशन से डाइवर्जेंस थ्योरम निकला। सिमिलरली कर्ल से कर्ल थ्योरम निकला। तो कर्ल में देखिए डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी, बस पीछे डाइवर्जेंस था तो हमने डॉट यूज कर लिया था, इधर ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट में आपको पता है कुछ भी नहीं आता सेंटर में, देखिए कुछ भी नहीं लिखा, ना डॉट लिखे ना क्रॉस लिखे, बाकी दोनों चीजें सेम है। और कर्ल में देखें क्रॉस आता है, तो इसलिए देखिए सिंपल क्रॉस लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बस यहाँ पे बी का डिफरेंस है, इधर फाई का डिफरेंस है, ये सब कुछ सेम ही है। मैंने डिफरेंट नोटेशन यूज की है, आप ए भी लिख सकते हो, आपको वहां वो कुछ भी दे सकता है। जो आपको वो स्टेटमेंट में पूछेगा आप उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। बाकी ये स्टेटमेंट तीनों की बिल्कुल सेम है, ग्रेडियंट में कुछ भी नहीं आएगा, डाइवर्जेंस क्योंकि डॉट पे होता है इसलिए डॉट था सेंटर में, और कर्ल क्रॉस पे है तो इसलिए सेंटर में क्रॉस। बाकी सेम स्टेटमेंट है, तो आपने उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है वेक्टर एनालिसिस के। तो जब आप ये एमसीक्यूज कर लेंगे, तो जब हम दूसरी बुक से करेंगे तो वहां से भी आपको बहुत इजी लगेगा करने में, तो इस वजह से मैंने ये जो है अपने एमसीक्यूज खुद यहाँ पे रिटर्न किए।
तो सबसे पहला है कि इफ ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज नल वेक्टर। तो अगर मेरा पहला लेक्चर आपने देखा हो तो नल वेक्टर क्या था, सिंपल वेक्टर क्या होता है। तो सिंपल वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर होता है कि जिसका वो इनिशियल पॉइंट होता है और कोई भी उसके आगे एरो बना होता है, उसे वेक्टर कहते हैं। तो नल वेक्टर में मैंने बताया था कि सिंपल एक पॉइंट होता है, यानी कोई आपके पास डायरेक्शन नहीं दी होती। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे आप अगर इस पॉइंट के लिए आप इधर से ही चलोगे, इधर ही वापस आकर रुक जाओगे, यानी आपके पास कोई एरिया नहीं है, कोई आपके पास कोई डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो नल वेक्टर में जहां से आपने चलना है वहीं पे स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब ये जो आप पॉइंट ले रहे हो ये सेम ही होगा, इसका इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी। तो इस वजह से उसने पूछा है कि ये बताएं इस ऑप्शन में से कौन सा वेक्टर नल वेक्टर है। तो ए बी भी नहीं है क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफरेंट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंट है, और बी भी ये सेम है। हमने भी अब ये पढ़ा कि नल वेक्टर में सेम ही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होते हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स आर को इनिशियल। तो को इनिशियल वेक्टर्स एक ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। यहाँ पे देखें ओ है, इसका इनिशियल पॉइंट इसका ए है, तो इसका मतलब ये हमारे पास को इनिशियल नहीं है। इसका इनिशियल पॉइंट ओ है, इसका सी है, ये भी नहीं है। इसमें देखें ए भी सेम है, ये भी ए है, तो इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, सो इट मीन दिस इज को इनिशियल वेक्टर्स। यहाँ पे वैसे काफी आप डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस नहीं किया, कुछ कुछ नई बातें भी आप सीखेंगे। अब पहला उसने एक पी पॉइंट दे दिया, क्यू पॉइंट दे दिया है, और ये कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बताएं। तो मैग्नीट्यूड तो निकालना बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हमने पिछले कितनी वीडियोस में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है मैग्नीट्यूड निकाल के। तो इधर भी सेम ऐसे निकालना है, पी क्यू लिखा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये ऑफिशियल फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। तो आपने क्या किया, टू में से माइनस किया वन को, फोर में से टू माइनस किया, फाइव में से थ्री माइनस किया, फिर जो भी आंसर आ रहा है आपने उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर करने से जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास जो मर्जी आंसर आ रहा है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। और ये इसका आपके पास थ्री ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जो भी आंसर आएगा आपने बस लगा दिया। और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे प्लस थ्री है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड बिटवीन टू वेक्टर्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो कि हम वेक्टर्स के अंदर डिफाइन नहीं होते। आपने पूरी वेक्टर पढ़ी, वेक्टर एनालिसिस पढ़ा आपने, वेक्टर कैलकुलस भी इसके अंदर ही सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता। आपने खुद देखें, आपने प्लस का पढ़ा, आपने माइनस का पढ़ा, आपने मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा, लेकिन आपने अभी तक कहीं पे भी डिवीजन का वर्ड यूज नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि हम डिवीजन जो है वेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कि इफ ए वेक्टर इज एनी वेक्टर देन ए डॉट ए इज इक्वल टू। तो ए डॉट ए किसके इक्वल है, सिंपल ए डॉट बी का फॉर्मूला हमने लिखा यहाँ पे। फॉर्मूला लिख के मैंने बी की जगह पर सिर्फ ए रिप्लेस किया, तो सिंपल ए रिप्लेस किया। और मुझे पता था कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ए को आप बी की जगह पे ए लिखना है, तो इसलिए उसने ए डॉट ए लिखे हैं। और आपको पता है कि ए डॉट ए का मतलब है कि जो आपने दो वेक्टर्स लिए हैं वो जो है पैरेलल है एक दूसरे के। तो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब एंगल उनके दरमियान में जीरो है, 0 डिग्री एंगल है, तो कॉस जीरो हमारे पास वन होता है। और जब ये वन हो जाएगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर लिख दें या ए वेक्टर करके मॉड स्क्वायर लिख दें, बात दोनों की सेम ही होती है। मैंने आपको बताया था कि लिखने का मेथड दोनों का सेम है। नेक्स्ट में उसने क्या है कि पिक द करेक्ट ऑप्शन। आई डॉट के जे होता है या के डॉट आई माइनस जे, ये सब ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में जो हमारे पास सेम सेम होता है वो वन होता है, और डिफरेंट जीरो के इक्वल होता है। तो ये सब डॉट प्रोडक्ट हैं और हैं भी डिफरेंट, तो इसका मतलब ये गलत है, ये जीरो के बराबर होना चाहिए था। और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सेम का हमेशा वन हो डॉट प्रोडक्ट, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट है। सेवन में है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज दिस। अब हमने ए बी के दरमियान में एंगल बताना है। तो इसमें आप देख लें, इसमें उसने ए डॉट ए लिखा हुआ है, ये तो सही नहीं है, जाहिर बात है हमने ए भी दो डिफरेंट वेक्टर्स लिए हैं। और ये भी सही नहीं है क्योंकि नीचे भी सेम वेक्टर्स आ रहे हैं। तो वैसे तो हमने इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की है, पहले भी आपने की हुई है। तो ए बी सिंपल आता है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, और ये डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं ऊपर नीचे। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। तो ये मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी जिसमें मैंने पैरेलल को भी अच्छे से बताया था कि पैरेलल वेक्टर्स को हम इस तरीके से, इसका फॉर्मूला है इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि बी वन बी टू बी थ्री आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और वो किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू सो ऑन। अब हमने इन सब में चेक करना है कि कौन से वेक्टर्स
पैरेलल हैं, तो आपने क्या करना, A1 को B1 पे डिवाइड किया, A2 को B2 पे। समझे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 है, B2 है और B3 है। जब आपने फर्स्ट को फर्स्ट पे डिवाइड किया तो 2/1 हो गया, ये हो गया 4/2, ये हो गया 6/3। तो आपने खुद देखा, जब 2/1 किया तो ऊपर हमारे पास 2 आ रहा है। सिमिलरली जब 4/2 किया तो ऊपर फिर 2 बच रहा है, यानी कैंसिल करने के बाद। और जब 6/3 हमने लिखा तो 3 to the 6, फिर ऊपर 2 बच रहे हैं। तो इसका मतलब ऊपर जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो के है, या इसको लैम्डा भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लैम्डा लिखने बेशक, तो वो हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर्स का आंसर के इक्वल आ रहा है, यानी 2 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये वेक्टर पैरेलल है। अब हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि आपके पास जो वेक्टर्स गिवन है इसमें ये बताएं लैम्डा किसके इक्वल होगा। तो अगर इस तरह का ऑप्शन होता तो आपने लैम्डा को जो है वो 2 कहना था, या के भी है तो आपने 2 कहना था कि 2 के इक्वल है। वैसे मोस्टली वो ऐसे A B C या के की वैल्यू भी पूछता होता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप निकालना चाहो पैरेलल वेक्टर्स में लैम्डा की वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में हमें वेक्टर्स दिए हैं कि C = A क्रॉस B, ए भी दिया है, बी भी दिया है। अब उसने क्या है कि डायरेक्शन बताएं इसकी, सी की कहाँ पे है। तो जाहिर बात है A क्रॉस B का मतलब ये है कि आपने दो वेक्टर्स लिए हैं और ये क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये किसके परपेंडिकुलर, तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि AB का मतलब यही है कि वो थर्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से उसने कहा जो इसकी डायरेक्शन है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि इनका मल्टीपल C के इक्वल आ रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट में है पिक द करेक्ट ऑप्शन। तो I क्रॉस J जीरो नहीं होता, डॉट उसका जीरो होता है, और I+J वाली कंडीशन हमने कोई पढ़ी नहीं है। और सिंपल वो जो साइकिल बना के मैंने आपको पहले भी बताया I J K करके, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि K I जो है वो J के इक्वल होता है। और सेम सेम तो वैसे ही क्रॉस के इक्वल नहीं होता, इस चीज का आपको पता है। ये तो बिल्कुल बेसिक से बच्चों वाली बात है, ये मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट में है कि A क्रॉस B कैन नेवर बी नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन A एंड B इज। अब हमने थीटा बताना है कि क्या है। आपको पता है A क्रॉस B साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने साइन का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो सिंपल साइन का ग्राफ आपने बना लिया। एक चीज याद रखिएगा, साइन का और कोस के ग्राफ की शेप याद करके चलिएगा, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ भी नहीं आ रही तो आप एटलीस्ट उसका ग्राफ बनाकर तो चेक कर लें। तो उससे भी आपको कुछ हिंट मिल जाएगा, कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया, उसने कहा कि ये नेगेटिव कहाँ पे नहीं होता। तो मैंने खुद देखा, उसने फिर ऑप्शन भी दे दी थी π से 2π पे, ये तो मैंने हर ऑप्शन पे चेक कर लिया। तो 0 से π पे मैंने देखा कि पॉजिटिव होता है। उसने खुद यही कहा था कि कहाँ पर पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव जहाँ नहीं होता इट मीन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 0 से π पे होता है। और ये तो ऑप्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि π से 2π पे नीचे ग्राफ जा रहा है, और आपको पता है नीचे वाला जो होता है रीजन वो नेगेटिव पे होता है, जो अपर वाला होता है वो पॉजिटिव रीजन पे होता है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि ये हमारे पास ये वाला रीजन है। तो इन ऑप्शंस में से बी ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स ए बी इज। अब ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने अब अगर आपको याद हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी सेम यही है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स उसका भी सेम फॉर्मूला है। हालांकि पहले जो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल पढ़ा था वो और फॉर्मूला है उसका, लेकिन अगर वो बीच में डायगोनल का जिक्र कर दे तब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल आ जाता है। ये बात काफी बच्चों को नहीं पता, तो इसको याद रखिएगा कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में वो डायगोनल का जिक्र कर दे तब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है, तब फॉर्मूला सेम है। अभी देखिए नेक्स्ट में यही बात लिखी है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस, तभी देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उसने सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की है। अब नेक्स्ट में है कि इफ A क्रॉस B मॉड स्केल इज इक्वल टू 9, A2 है B ये दिया, A डॉट B फाइंड करें। तो आपने खुद देखा कि डॉट का वो पूछ रहा है, दिया उसने क्रॉस की वैल्यू है, तो इसका मतलब हमने अभी तक तो इस तरह कोई चीज पढ़ी नहीं है। वैसे हमने पढ़ी है, ये लेग्रेंजिस आइडेंटिटी है। आई थिंक मेरा थर्ड या फोर्थ लेक्चर है, उसके बिल्कुल जो फर्स्ट पेज के ऊपर ऊपर लिखा था वो यही आइडेंटिटी सेम लिखी हुई थी। ये फॉर्मूला मैंने आपको उस टाइम लिखा था, याद कर लीजिएगा। इसे कहा जाता है लेग्रेंजिस आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटी को यूज करके उसने सिंपल वैल्यूज बस पुट की हैं, उसके बाद 303 आंसर आ गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये जो साइड में लिखा है ये मैंने कैलकुलेट करके थोड़ा सा बताया है कि ये जो लेग्रेंजिस आइडेंटिटी है ये बनती कैसे है। इसमें मैंने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखा, उसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर लिया, फिर मैंने ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखा, उसका भी मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर लिया, और दोनों के आंसर्स को सिंपल ऐड किया। तो ऐड करने से जो मेरे पास रिजल्ट बनता है उस रिजल्ट को कहा जाता है लेग्रेंजिस आइडेंटिटी। नेक्स्ट में है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए बी इज नेगेटिव इफ थीटा इज। अब आपने क्या करना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है और ये बताना है कि ए बी कब नेगेटिव होती है।
तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो इस शेप का होता है। इसमें आपने खुद देखा कि ये कहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये पाई/2 से 3π/2 की वैल्यू के दरमियान में आपने खुद देखा ग्राफ डाउन की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इस साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि इसका सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर देन द एंगल बिटवीन देम। इसको मैंने कैलकुलेट करके बताया है। आपको पता है यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और उसने खुद कहा है कि सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब जो सिंगल यूनिट वेक्टर है उसका तो मैग्नीट्यूड वैसे ही 1 है, लेकिन अगर उसका सम का मैग्नीट्यूड देखते हैं तब भी वो यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब अगर सम करो तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर वो उसने ये कंडीशन हमें दे दी है, उसने कहा एंगल बताना है आपने क्या है, तो सिंपल आपने a+b का मैग्नीट्यूड लिखा। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल मैग्नीट्यूड निकालने का। फिर इसमें आपने a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद सिंपलीफाई जब आपने किया, टू उस तरफ चला गया, कैंसिल आउट किया, तो जो कॉज इनवर्स -1/2 है वो 2π/3 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल एंगल बनेगा। अब आपने एंगल वाला टेबल तो याद किए ही होंगे, 0 वाला, 45, 30, मेन मेन एंगल तो बंदा याद कर ही लेता है, तो वो आपने याद करने हैं एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट में है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि हम सिंपल डिटर्मिनेंट लेते हैं तीन वेक्टर्स का, ए डॉट बी क्रॉस सी। सेम वही फॉर्मूला लिया आपने, उसका मैग्नीट्यूड लिया यानी डिटर्मिनेंट लिया, वो लेके जो भी आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होता है। नेक्स्ट में उसने कहा है कि आपके पास वैल्यूज गिवन है, लेमडा की वैल्यू बताओ। तो उसके लिए भी आपने कोप्लानर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये कोई वेक्टर कोप्लानर तब होता है जब ए डॉट बी क्रॉस सी हो। सिंपल आपने वही ए डॉट बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी वही जो ऊपर अभी आपने निकाला वो करके आपने इसको 0 के इक्वल रखा। वो इसलिए क्योंकि 0 के इक्वल होता है, ये डेफिनेशन है कोप्लानर की जो कि मैंने पहले बताई है। इसमें आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने सिंपल इसका डिटर्मिनेंट लिया, वो लेने के बाद आपने आंसर को 0 के बराबर पुट किया, देखिए 0 के बराबर लिखा हुआ है। फिर इसको जब आपने माइनस ये इधर उधर किया तो लेमडा की वैल्यू निकाली तो लेमडा 3 निकल गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक इस तरह का एक बार पहले भी पूछ चुका है वो पास पेपर्स में, तो इसको जरा गौर से कीजिएगा। नेक्स्ट में उसने कहा कि a+b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a-b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल है। तो इसकी मैंने नीचे कैलकुलेशन दी हुई है, सिंपल आपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया, माइनस वाले का भी स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने से हमारे पास ये आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। और प्रोजेक्शन की मैंने एग्जाम्पल भी दे के समझाया था और प्रॉब्लम भी समझाई थी कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे उसने क्या है कि आपने प्रोजेक्शन ए का बी के ऊपर बताना है, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा होता है वो नीचे आ जाता है हमेशा। तो इसलिए ए डॉट बी ओवर बी आ गया। सिंपल आपने बी का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर आपने ए डॉट बी किया, यानी आपने ए का प्रोडक्ट बी के साथ किया, जो भी आंसर आ रहा है सिंपल आपने बस डिवाइड कर दिया, जो आप डिवाइड करोगे वही आपके पास आंसर आएगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बिल्कुल बेसिक से हैं, पीछे जो अगर आप जो मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, अगर उसकी एग्जांपल्स मैंने नहीं भी सॉल्व करवाई थी तो वो यहाँ एमसीक्यूज में दी हुई हैं। तो एमसीक्यूज अगर आपने कर लिए तो आपका पीछे वाला सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी देन दिस। अब उसने यूनिट वेक्टर की बात की है, मुझे पता है यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 लिखा।